नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का एसएससी लैब पर। मैं सुशांत कुमार हाजिर हूं एक नई चर्चा के साथ। मेरे प्यारे साथियों, बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। मैंने कल एक सेशन में ये बताया भी था कि बुधवार को भी बहुत हाई लेवल मीटिंग होनी है, लेकिन अंदाजा ये था कि पहलगाम अटैक को लेकर कोई मामला निकलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ऐसा हुआ होगा तो शायद अभी तक हमें इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, छोड़कर इस बात को कि सेनाओं को खुली छूट दी है और मतलब पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कल एक बहुत बड़ी खबर और भी आई। भारत सरकार ने फैसला किया कि वो जातिगत जनगणना कराएगी। ये वही जातिगत जनगणना है जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां, इंडिया गठबंधन और आरजेडी कहो, तेजस्वी यादव, राहुल यादव, साउथ की बहुत सारी पार्टियां लगातार संसद में सरकार को घेर रही थी कि आखिरकार सरकार जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रही है। सबसे पहले तो आप जातिगत जनगणना का अर्थ समझिए। मतलब जब जनगणना होगी, जो अगस्त सितंबर में प्रोजेक्टेड बताई जा रही है 2025 की, क्योंकि 2021 में होनी थी, जो कोरोना की वजह से हो नहीं पाई थी, तो 25 अगस्त या सितंबर में जो समाचार पत्र कह रहे हैं कि उसमें होने की संभावना है, वहां पर आपसे जाति भी पूछी जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, आप में से कुछ लोग कहेंगे नहीं सर, ये तो पहले भी होता था, पहले भी हमसे पूछते थे कि आप एससी हैं या एसटी हैं। ठीक है, लेकिन दो कंसर्न में, अगर आप एससी और एसटी हैं तो ही आपसे कॉलम भरवाए जाते थे और आपसे आपकी जातियां पूछी नहीं जाती थी। क्या होती है जनगणना, कैसे होती है और जातिगत जनगणना के क्या मायने हैं, पिछली जनगणना से इस बार की जनगणना कैसे अलग है, और सरकार ने इस समय पर ही जातिगत जनगणना वाला जो ये स्ट्रोक खेला है, जिसे कुछ समाचार पत्रों ने जाति स्ट्रोक का नाम दिया है, वो कैसे कामयाब होगा, वो बीजेपी के पक्ष में कैसे है और कैसे बैकफुट पर चली गई हैं विपक्षी पार्टियां, इन सारी बातों को आज हम इस सेशन में विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आप देखिए, एक कुछ मीम भी जो है तैरने लगे कि अगर किसी की जाति पूछ ली जाए तो ये बड़ी खराब माना जाता है कि तुम जाति काहे पूछ रहे हो। लेके कबीरदास से लेकर मुंशी प्रेमचंद जी ने भी कहा है कि भाई जाति खराब चीज है। कबीर आता था ना एक दोहा की, जाति ना पूछिए साधु की। तो जाति शब्द जो है उसको हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे सेंस में नहीं लिया जाता है विद्वानों द्वारा। हालांकि समाज का एक तबका इस जाति व्यवस्था को बहुत जरूरी भी मानता है। वहीं पर मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि एक ऐसी चीज है जो किसी व्यक्ति के मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती, वो चीज है जाति। और इस बात का एक विभत्स स्वरूप आपको पहलगाम में भी देखने को मिला है ना, कि कैसे जाति पूछ पूछ कर, धर्म पूछ पूछ कर लोगों में गोली मारी गई। मेरे प्यारे साथियों, तो जब जाति इतनी खराब चीज है तो आखिरकार इस जातिगत जनगणना की जरूरत क्या पड़ गई, और इस जातिगत जनगणना को बीजेपी ने इस समय पर लॉन्च क्यों कहा, कि लॉन्च क्यों किया कि भाई अब हम जातिगत जनगणना कराएंगे। दूसरी बात, विपक्षी पार्टियां जो इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना रही थी, क्या उनको कुछ नुकसान होगा क्या इससे, यही सब बातें हैं जो आज हमें सेशन में जाननी है। तो कुछ मीम तैरने लगे कि भैया कौन जात हो भाई, आप सामने देख सकते हो आरजेडी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन सबके मेन एजेंडे में जातिगत जनगणना थी। इनको क्या फायदा हो सकता था और इनको क्या फायदा हो सकता है, और बीजेपी ने इस बात को डिक्लेयर करके कैसे इनको बैकफुट पे धकेल दिया है, एक एक करके सारी बातें करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, जो अश्विनी वैष्णव साहब हैं, उन्होंने लॉन्च किया कि हम जो जनगणना, जो कि पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, 2021 में होनी थी। जनगणना हर 10 वर्ष के बाद होती है, 2021 में होनी थी, कोरोना चल रहा था, तो ऐसे में संभव नहीं था कि जनगणना कराई जा सके। उन्होंने कहा कि हम 16वीं जनगणना कराने जा रहे हैं और इस जनगणना में जो जनरल सेंसस है उसी के साथ हम कास्ट वाली जनगणना, कास्ट सेंसस भी करा लेंगे। और हमने इस बात को करने के लिए जो है अगस्त सितंबर से लेकर 2026-27 तक इनके आंकड़े जारी करने का जो है दिमाग में जो है सेट किया है। हालांकि राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कहा कि देखिए, भारत सरकार ये कह जरूर रही है कि वो जातिगत जनगणना कराएगी, लेकिन भारत सरकार इस बात को साफ नहीं कर रही है कि जातिगत जनगणना के आंकड़े वो कब देगी। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक चीज बता दूं, दो चीज ऐसी हैं, दो तीन बातों पर ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन, और अभी जातिगत जनगणना। अगर मेरा आंकड़ा सही है तो ये सारी की सारी चीजें भारत को जो मध्य अवधि के चुनाव हैं उस तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का 400 पार का नारा दिया था लेकिन वो बात हासिल हुई नहीं। तो ऐसे में हो सकता है मध्य अवधि चुनाव को ध्यान में रख के ये सारे गणित खेले जा रहे हों। केंद्र सरकार अपने पक्ष में माहौल तैयार करने की पूरी कोशिश कर रही है। एक बात और, ये सिर्फ मेरा एक अनुमान है, इसमें कोई भी ना तो पॉलिटिकल पुट है, और अगर आप मुझसे कहो कि सर इसका कोई बारे में कोई एविडेंस दे दीजिए, तो भाई साहब मैं नहीं दे पाऊंगा, ये मेरा खुद का अनुमान है। तो कास्ट सेंसस का डिक्लेरेशन हुआ, और कास्ट सेंसस की बात की देश में इससे पहले जो होता था, जनगणना जो होती थी, जनगणना में आप ध्यान से देखेंगे तो कॉलम होते थे, इससे पहले थे 29 कॉलम। इसका अर्थ ये हुआ कि अब जब जनगणना वाले लोग आपके घर आएंगे
तो उनके पास एक कॉलम और होगा। कॉलम में पूछी जाएगी आपकी जाति। अभी तक केवल एससी और एसटीओ के बारे में ही जनगणना में शामिल किया जाता था कि आप एससी हैं या एसटी हैं। 2011 के सेंसस के अनुसार इस समय भारत की आबादी का 16.6% जातियां एससी हैं, जिनमें 1270 जातियां हैं जो एससी कैटेगरी में आती हैं। रही एसटी की 748 जातियां हैं जो कुल आबादी का 8.6% है। ये जो आंकड़ा है ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। पहला प्रश्न, जब जातिगत जनगणना अभी तक हुई ही नहीं है या सरकार इसके पक्ष में नहीं थी या फिर इस पर कोई सहमति नहीं बन पा रही, तो फिर एससी और एसटी की ही गिनती क्यों की गई? देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसके पीछे एक संवैधानिक बाध्यता है। जनगणना एक्ट है 1948 का, तो उसमें एक संवैधानिक बाध्यता यह निकल कर आती है कि जब आप संविधान का आर्टिकल 330 और 332 पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है कि कैसे लोकसभा और राज्यसभा के लिए सीटें रिजर्व की जाएंगी एससी और एसटी के लिए। और जब तक एससी और एसटी पता नहीं होंगे तो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कैसे रिजर्व होंगी? तो एक प्रकार से यह संवैधानिक बाध्यता आड़े आई। और चूंकि मैं आपको बता दूं, जो संविधान सभा के लोग थे वो नहीं चाहते थे जातिगत जनगणना कराना, ठीक है, या उसे कंटिन्यू करना मतलब पहले होती थी क्या? जी, पहले जातिगत जनगणना होती थी, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो लोकसभा और राज्यसभा में एससी और एसटी की सीटें रिजर्व होती हैं। इस केस में 330 और 332 के ये संवैधानिक प्रावधान आड़े आते थे। अच्छा, दूसरी बात, अब जो जनगणना है, जनगणना एक्ट है 1948, अब जब तुम चूंकि जातिगत जनगणना कराओगे तो उसमें भी संशोधन करना पड़ेगा, और आर्टिकल 240 के तहत जो जनगणना है वो संघ का विषय होता है, मतलब केंद्र सरकार ही जनगणना करा सकती है। इस जनगणना को कराने के लिए क्या बातें निकल कर आई? सर, पहले एससी और एसटी की जनगणना होती थी, वो इसलिए क्योंकि 330 और 332 आर्टिकल में लोकसभा और राज्यसभा में इन लोगों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान था, तो इसलिए करानी पड़ी, पहली बात। दूसरा सर, अब चूंकि अभी तक 29 कॉलम हैं, कितने कॉलम थे? अभी तक 29 कॉलम होते थे जो जनगणना वाले कॉलम होते थे, जिसमें नाम, परिवार के मुखिया, रिश्ता, लिंग, उम्र, वैवाहिक स्थिति, विवाह के समय, धर्म, एससी एसटी। बाद में जब 2011 की हुई उसमें बहुत सारी बातों को जोड़ा गया, जैसे नौकरी क्या करते हैं, कितनी दूर नौकरी करने जाते हैं, ठीक है, कितने बच्चे हैं, कितने पैदा हुए, ये सारी बातें, बहुत सारी चीजें जोड़ी गई थी। कुल मिलाकर 29 कॉलम भरे जाते थे। अब एक नया कॉलम आएगा, कौन सा? जाति वाला। इसके लिए 1948 के इस एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ गए आप। दूसरा, संविधान सभा के लोग भी नहीं चाहते थे कि भाई जातिगत जनगणना कंटिन्यू की जाए। क्या पहले जनगणना ऐसी इस प्रकार की होती थी क्या? बिल्कुल होती थी। 1941 तक जातिगत जनगणना हुई है। ये हैं लॉर्ड मेयो भारत का वायसराय था। इस व्यक्ति ने पहली बार भारत में जनगणना कराई, है ना। ये बात है अप्रोक्स 1871 के आसपास की। फिर आई 1881 में लॉर्ड रिपन जो है, इस शख्स ने कहा कि अब जनगणना लगातार होगी। तो यहां पर दो बातें बनती है कि जनगणना प्रारंभ किसने करवाई? तो मेरे प्यारे भाई, जनगणना जो शुरू करवाई है वो लॉर्ड मेयो ने शुरू करवाई थी, लेकिन इस जनगणना को कंटिन्यू किसने कराया? कंटिन्यू कराया था लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। 1881 में देश में पहली बार जनगणना हुई, रेगुलर वाली। 1881 से 1971 तक जनगणना में जातियों की भी गणना होती थी। 1941 में भी जातिगत जनगणना हुई, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। बाद में बनी हमारी संविधान सभा के प्रोमिनेंट लीडर्स जो थे, जिसमें नेहरू जी हैं, पटेल जी, अंबेडकर, उन्होंने जातिगत जनगणना को उचित नहीं समझा। वो मानते थे कि यह विभाजनकारी है। क्या है? विभाजनकारी है, जातिगत जनगणना को नहीं होना चाहिए। प्रश्न वही कि जब जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए तो एससी एसटी की क्यों होती रही? मैंने बताया, इसके लिए संवैधानिक प्रावधान आड़े आ जाता था। आर्टिकल 330 और 332 को इंप्लीमेंट करते हुए ये जरूरी था कि एससी और एसटी की सीटों को अच्छे तरीके से काउंट किया जाना चाहिए। तो अब देखिए, क्या जातिगत जो जनगणना है, मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक चीज बता दूं, जाति और धर्म राजनीति की जरूरत है, खासकर वहां जहां फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, जहां पर राजनीति इसी आधार पर है कि भैया किसको कितने वोट मिले, ठीक है। नेता बनने के लिए आपकी जाति और आपकी जाति के बारे में विचार, ये 100% मायने रखते हैं। चूंकि राजनीति केवल केंद्र में ही नहीं होती, राजनीति राज्य में भी होती है। तो बहुत सारे राज्य जातिगत जनगणना को कराने के लिए आतुर थे। पहले कोशिश हुई, सबसे पहली कोशिश जैसे कर्नाटक में हुई, राजस्थान में हुई और फिर बिहार में हुई। इस बात को लेकर केंद्र सरकार ने, बिहार वाला मामला ज्यादा सेंसिटिव था क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं क्योंकि बिहार में इलेक्शन आ रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये एक कटु सत्य है, हालांकि ये बात पूरे भारत के लिए लागू होती है, पूरे भारत के लिए। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा,
बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये कुछ ऐसे राज्य हैं, मतलब उत्तर भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर जाति बड़ी मैटर करती है। उम्मीद करता हूं मेरी इस हकीकत से आप सरोकार जरूर रखेंगे। आप या तो सरोकार रखेंगे, ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने तो इस बात को महसूस भी किया हो। तो ऐसे में चूंकि बिहार में इलेक्शन होने थे तो लोग ये भी कह रहे हैं कि बिहार में ज्यादा जातिगत जनगणना की मांग चल रही थी, खासकर उन पार्टियों के द्वारा जो बीजेपी की विपक्षी हैं। तो बीजेपी की विपक्षी पार्टियों को मास्टर स्ट्रोक को बीजेपी ने फेल किया और ये कहा कि ठीक है, जातिगत जनगणना हम ही करा रहे हैं। तो अब लोगों के पास या उन पार्टियों के पास कोई एजेंडा नहीं बचता है इस बात को लेकर। तो वो कहते हैं कि भाई जातिगत जनगणना की बात थी वो तो हम करा ही रहे हैं। तो बिहार में जब जातिगत जनगणना बनी, बिहार बना था तीसरा राज्य, सबसे पहला राज्य बना था राजस्थान, फिर कर्नाटक ने भी कराई और फिर अभी लेटेस्ट बिहार ने कराई थी। इस बात को लेकर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने क्या कहा कि जो जनगणना कराना है वो संघ सूची का विषय है। राज्य बिहार चूंकि एक राज्य है और ये राज्य सूची का विषय है नहीं, तो ऐसे में बिहार जातिगत जनगणना कैसे करा सकता है। बिहार सरकार ने कोर्ट में ये हवाला दिया कि हम सिर्फ एक सर्वे करा रहे हैं। वो बात अलग है, ना तो राजस्थान और ना ही कर्नाटक जहां पर इनकी पहल की गई थी, इन्होंने कभी भी इसके आंकड़े जारी नहीं किए। हाँ, कुछ आंकड़े बिहार के जो सर्वे था, सेंसस का जो सर्वे उन्होंने करवाया, कास्ट बेस्ड सर्वे जो था, उस सर्वे के आधार पर उन्होंने कुछ जातियों को बताया। ठीक है, अब सवाल यह उठता है कि जातिगत जनगणना का फायदा क्या होता है। जातिगत जनगणना का फायदा होता यह है, देखिए नुकसान और भाई प्लस और माइनस दोनों देखना पड़ेगा। जातिगत जनगणना का क्या बेनिफिट और क्या नुकसान हो सकता है मेरे प्यारे साथियों। भारत सरकार को, केंद्र सरकार को जातियों के आधार पर जो विकास की योजनाएं हैं वो बनाने में मदद मिलती है। हालांकि ये कितनी चरितार्थ होती हैं ये तो एक बहुत बड़ा बात हो जाएगी कि साहब ये प्रैक्टिकली कितना ट्रू है। दूसरा, जैसा कि राहुल गांधी, देखिए सारी बातें राहुल गांधी जी की खराब तो है नहीं, इस बात पे क्रिटिसाइज कर देना कि वो विपक्ष के नेता हैं, सारी बातों को नेग्लेक्ट कर दो। उन्होंने कहा था कि देखिए जातिगत जनगणना के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि कितने पदों पर किस जाति के लोग बैठे हैं, ताकि सोशल जस्टिस आए। क्या है सोशल जस्टिस? आप सभी जानते हैं सोशल जस्टिस वेलफेयर स्टेट का एक इनिशियल फीचर होता है। तो सोशल जस्टिस के लिए हाँ जरूरी भी है, लेकिन हम ये आपको ये सोचना होगा कि ठीक है जातिगत जनगणना, कास्ट सेंसस है ना, कौन कहाँ बैठा है, क्या इन सब चीज़ों से बेहतर ये नहीं है कि हम अपने बच्चों को हम ये चेक करने से बेहतर है कि कितनी सरकारी नौकरियों पर बैठे हो। खेल सरकारी नौकरियों का ही है, या तो सरकारी नौकरी का है या सरकारी स्कूलों का। क्या हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे कैसे खुद सेल्फ डिपेंडेंट हों, हमारे बच्चे कैसे खुद अपना रोजगार स्वयं पैदा कर सकें। इस चीज के लिए मतलब हमें फोकस करना चाहिए। बात ठीक है, हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे, पता होना चाहिए कि भाई किस जाति के लोग, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ मोनोपोली हो गई है। हालांकि भारत सरकार का जो सरकारी पदों में एक जो व्यवस्था है वो व्यवस्था एक लिखित परीक्षा के आधार पर ही होती है, तो उस पर बहुत ज्यादा सवाल खड़े किए नहीं जा सकते। ठीक है, उसमें तो सीधी बात है कि जो योग्य है वो उस पद पर बैठा ही होगा। दूसरी बात, बीजेपी को इससे क्या फायदा होने वाला है मैं आपको बता दूं। बिहार में इलेक्शन होने जा रहे हैं। बिहार में इन इलेक्शंस के चलते चूंकि जो आरजेडी है, हालांकि आरजेडी के मुखिया जो रहे हैं लालू यादव, ने कहा कि हम संघियों को अपने एजेंडे पर नचाते रहेंगे। उनका बड़ा मेन कंसर्न था कि जातिगत जनगणना कराओ। अगर ये नहीं होती तो वो बिहार के लोगों को ये समझाते कि देखो हमने कितना आप पे ध्यान दिया, हम चाहते थे कि पता चले किस जाति के कितने लोग हैं ताकि हम आपके लिए काम कर सकें। केंद्र सरकार ने किया तो नहीं, लेकिन चूंकि अब केंद्र सरकार ने ये कर दिया तो माना यह जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन, जो अब गठबंधन है भी या नहीं भी, उसके अस्तित्व पे थोड़े से मामला खराब है, या आरजेडी या कांग्रेस जैसी जो पार्टियां हैं वो बैकफुट पे चली गई हैं। हालांकि राहुल गांधी जी ने इस बात को कहकर घेरने की कोशिश की है कि आपने जातिगत जनगणना की बात तो कर दी है, लेकिन जातिगत जनगणना के आंकड़े आप कब तक जारी करेंगे आप ये बता दीजिए, साथ में ये भी बताइए कि किस सरकारी पद पर कितने लोग बैठे हुए हैं। तीसरी बात जो मुझे बताते हुए थोड़ी सी हिचक है, आप इस बात से सहमत रखते हैं नहीं रखते, आप जरूर मुझे बताइएगा। शायद पहलगाम वाले मसले से भी, क्योंकि देखिए हम आपको एक चीज और बता दें, अन्ना हजारे जी का एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट मुझे याद आता है कि सरकारें केवल गिरने से डरती हैं, सरकारें किसी हमले से नहीं डरती, सरकारें किसी जुलूस से नहीं, प्रदर्शन से नहीं, सरकार अगर डरती है तो केवल गिरने से। तो ऐसे में तो ऑब्वियस बात यह है कि शायद चूंकि सरकार को खुद को बचाना भी होता है, तो पहलगाम हमले से शायद डाइवर्ट करने के लिए भी इस स्ट्रोक को खेला गया हो। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी समस्या आएगी। समस्या यह है कि जातिगत जनगणना करना आसान नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैं एक्स जाति से हूं, ठीक है, तो एक्स जाति में भी बहुत सारी सब जातियां मौजूद हैं,
उनका क्या होगा, ये तो सवाल भविष्य के गर्त में ही है कि किस तरीके से जातिगत जनगणना की जाएगी। उम्मीद करते हैं जातिगत जनगणना अगर आप लाए हो, चूंकि सरकार एक चुनी हुई सरकार है, हम आपके फैसले का सम्मान करते हैं। फिर दूसरा, क्योंकि विपक्ष अपनी जीत भी इसको बता रहा है, ठीक है आप कराइए, और हम ये चाहते हैं कि आपके मन की जो पवित्रता है जातिगत जनगणना कराने के पीछे, आप उसमें कामयाब हो। और अगर वास्तव में ही भारत के उन लोगों तक आर्थिक लाभ पहुंच सकता है, सामाजिक लाभ पहुंच सकता है, राजनीतिक लाभ पहुंच सकता है, जिनको वास्तव में इनकी ज़रूरत है या जो कहीं हाशिए पर है, तो हम भारत सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। और ऐसा नहीं हो पाया तो, क्योंकि अभी 2-3 साल इसका रिजल्ट आने में लगेगा, तब उसके बाद देखते हैं, आलोचना भी की जाएगी, नागरिक हैं हम, तो आपकी प्रशंसा और आलोचना करने का हमारा हक है, ठीक है, और हमारा मौलिक अधिकार भी। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा, जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। अलविदा, जय हिंद, जय भारत।